नमस्ते नेचर। आप सभी लोगों का इस सूत्र 8 प्रोग्राम में डे 4 में बहुत बहुत स्वागत है। ये सूत्र प्रोग्राम हमने इसलिए रखा है जिससे कि आप लोगों को अलग अलग डिजीज पे अच्छी तरीके से जानकारी हो पाए, जिससे कि आप फील्ड में जाएं तो लोगों को बता पाएं कि प्रोडक्ट क्या है और ये किस डिजीज पर किस तरीके से काम करता है। तो ये हम लोगों ने लगातार में प्रोग्राम चलाया हुआ है और आप लोग भी इसे बहुत अच्छी तरीके से अटेंड कर रहे हैं। तो इसी सीरीज में आज का हमने टॉपिक रखा है जॉइंट्स पेन मैनेजमेंट। जॉइंट्स पेन एक ऐसी बीमारी है जो कि हर इंसान को पूरी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी भी तरह के जॉइंट का जो पेन है वो सफर करना ही पड़ता है। चाहे किसी को कमर में दर्द हो जाए, चाहे किसी को गर्दन में दर्द है, घुटने में दर्द है, ये दर्द होता ही मैक्सिमम लोगों को हो ही जाता है, क्योंकि डीजनरेटिव चेंजेस की वजह से भी होता है। एज फैक्टर इसके अंदर रहता है कि 50, 60, 60 साल की उम्र के बाद में बोन में डिफॉर्मिटी आ जाती है, फीमेल्स में स्पेशली आ जाती है। तो हर इंसान कहीं ना कहीं जॉइंट पेन से ग्रसित रहता ही है अपनी लाइफ की किसी स्टेज में। तो इसीलिए हमें जॉइंट पेन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, अब हम जानेंगे कि जॉइंट पेन क्या होता है। जॉइंट पेन जानने के लिए पहले हमें ये समझना चाहिए कि जॉइंट क्या चीज होता है। जॉइंट दो चीजें जब आपस में मिलती हैं तो उसे हम बोलते हैं जॉइंट। यहाँ पे जॉइंट पेन का मतलब है कि दो हड्डियां कोई सी भी हो सकती है, वो छोटी छोटी हड्डियां भी होती हैं, बड़ी भी हड्डी होती है, पैर की हड्डियां हैं, उंगली की हड्डियां हैं, और जो हमारा बैक बोन होता है, कमर होता है, रीढ़ होता है जिसे हम बोलते हैं, उनकी जो हड्डियां होती हैं उनके बीच में, दो हड्डियों के बीच में जो जगह होती है उसे हम जॉइंट कहते हैं। और उस जॉइंट के अंदर अगर दर्द है तो उसे हम जॉइंट पेन कहते हैं। तो हम देखते हैं कि जॉइंट पेन जो होता है वो किस तरीके का होता है। तो इसमें फर्स्ट होता है कि किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट, कहाँ पे, जितने जॉइंट्स के हमने नाम लिए, फिर चाहे कलाई में हो, कोहनी है, कंधा है, कमर है, घुटना है, उंगलियां हैं, इस तरीके के किसी भी जॉइंट में आपको डिस्कम्फर्ट होना। यहाँ पे पेन वर्ड नहीं लिखा है, डिस्कम्फर्ट लिखा है। डिस्कम्फर्ट मीन्स आपको अजीब सा लगेगा, जैसे आपने ज्यादा देर तक मोबाइल यूज किया, आपने गर्दन बिल्कुल झुकाई हुई है, तो आपका हाथ अपने आप अपनी गर्दन पे चले जाएगा, आप ऊपर नीचे करेंगे। इसका मतलब कि आपको जो गर्दन है वहां पर डिस्कम्फर्ट हो रहा है। जो लोग लैपटॉप पे ज्यादा काम करते हैं, कमर सीधी करके बैठे रहते हैं, थोड़ी देर बाद उनको भी क्या पोजीशन हो जाती है, बिल्कुल इस तरीके से रिलैक्स हो जाते हैं पीछे की तरफ, क्योंकि उनकी बैकबोन जो होती है ना उसमें भी एक डिस्कम्फर्ट आने लग जाता है। तो ये पेन नहीं होता है, स्टार्टिंग जब होती है जॉइंट पेन की तो शुरू में जो है डिस्कम्फर्ट आता है। उसके बाद जैसे जैसे ये इसकी सीवियरिटी बढ़ती जाती है तो पेन होता है। पेन भी दो तरीके से हो सकता है। एक पेन होता है कि आपको हर समय बना हुआ है, चाहे आप चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हर टाइम आपको पेन है। दूसरा पेन होता है कि आया और गया, कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है। हम चल रहे हैं तो दर्द हो रहा है, हम आराम करने की स्थिति में आ गए तो दर्द नहीं होता है। हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो गया तो डॉक्टर ने बोला है कि रेस्ट करना है। तो वो लोग जो हैं जिन्हें रेस्ट के लिए एडवाइस किया जाता है, जब रेस्ट कर रहे होते हैं तो उन्हें पेन नहीं होता है। जैसे ही खड़े होते हैं, अपनी कोई एक्टिविटी करने लगते हैं तो वो पेन होने लगता है। इसी को हम बोलते हैं कि पेन आ रहा है और जा रहा है। नेक्स्ट रहता है जॉइंट का स्टिफनेस। स्टिफनेस का मतलब ये है कि जो आपका जॉइंट है वो अकड़ गया है, जकड़ गया है। जैसे कि आप सो के उठे, सो के उठने के बाद आप पैर को जमीन पे रखना चाह रहे हैं, तो आपका जो पैर है वो जमीन पे नहीं रखा जाता है, आपको एक तरीके का खिंचाव महसूस होता है। एग्जैक्टली स्टिफनेस का मतलब होता है कि खिंचाव, सीधा नहीं करना। घुटना है, घुटना आपने बैंड करके रखा हुआ है, मोड़ा हुआ है तो ठीक है, आप पैर को सीधा करना चाह रहे हैं तो सीधा नहीं हो रहा है, उसमें आपको जकड़न लग रही है। तो ये चीजें जो होती हैं इसे स्टिफनेस कहते हैं। नेक्स्ट रहता है बर्निंग है, रेडनेस है। वो मेनली जहाँ यूरिक एसिड बढ़ जाता है, गाउट होता है, उनमें ये होता है कि जहाँ पे पेन है वहां पर धुआं उठने जैसा सा फील होता है, जलन लगती है, वो वाला जो एरिया होता है वहां पर रेडनेस हो जाती है। तो ये भी जॉइंट पेन का एक सिम्टम रहता है। एक होता है डिफॉर्मिटी, जब जॉइंट पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अंदर जो है आर्थराइटिस की वजह से बोन्स, आपने देखा होगा कुछ लोगों की हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, उंगलियां जो हैं वो बिल्कुल टेढ़ी हो जाती हैं, कई लोगों के पैर मुड़ जाते हैं, उनका बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो
झुका हुआ स्ट्रक्चर हो जाता है, कुछ लोगों का देखा हो तो एक कंधा ऊंचा नीचा हो जाता है, तो ये बोन डिफॉर्मिटीज भी जॉइंट पेन में होती हैं। और एक होता है स्वेलिंग, सूजन आ जाना। सूजन छोटे बड़े सारे जॉइंट्स पे आ जाती है। मेनली हम देखते हैं कि घुटना जो होता है उस पे स्वेलिंग सबसे ज्यादा आती है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि जॉइंट पेन जो है वो किस किस वजह से होता है। तो यहाँ आपकी स्क्रीन पे आपको इतने सारे नाम दिख रहे हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे रीजन होते हैं, लिमिटेड लिख सकते थे हम। जो मेन रीजन है वो देख रहे हैं हम। इसमें से पहले जो चार हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड, गाउट और ओस्टियोपोरोसिस, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं इंजरी। कोई एक्सीडेंट हो गया, घुटना जो है उसमें डैमेज हो गया, या फिर बाइक से आप जा रहे हैं, गिर गए हैं, आपका स्कल इंजरी हो गई है, या गर्दन आपका टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, कई बार स्लिप डिस्क जैसा सा हो जाता है, या पुरानी चोट भी होती है, उसकी वजह से भी आपको फ्यूचर में जो है वो दर्द हो सकता है। इसमें देखिए सडन है ये इंजरी, अगर तुरंत की है तो कोई डिफॉर्मिटी नहीं हुई है, कोई ऑटोइम्यून प्रॉब्लम नहीं हुई है, इधर इंजरी हुई और आपको साथ के साथ दर्द हुआ। कोई कमर दर्द का पेशेंट होता है, हॉस्पिटल में गया, वो कह रहा है कि मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर उससे सबसे पहले क्या पूछेगा, आप कहीं गिर गए थे क्या, आपने भारी सामान उठा लिया था क्या। तो गिरना, दैट इज इंजरी, कि गिरने की वजह से आपको चोट लग गई। नेक्स्ट होता है टेंडिनाइटिस। जो जॉइंट के अंदर दो बोन्स होती हैं, उनको अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए टेंडन्स एक चीज होती है, रस्सी जैसी सी आप मान सकते हैं। तो वो जो टेंडन्स होते हैं उसके अंदर स्वेलिंग अगर आ जाती है, इसी तरीके से लिगामेंट्स होते हैं, लिगामेंट का रप्चर हो गया या उसमें स्वेलिंग हो गई, तो उसकी वजह से भी जो है दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और बोन में या फिर जॉइंट के बीच वाला जो स्पेस है दो बोन्स के बीच का, वहां पर किसी तरीके का इन्फेक्शन हो जाता है, तो भी आपके जॉइंट्स जो हैं वो दर्द करने लग जाते हैं। अभी पहले बोन कैंसर बहुत नॉर्मल चीज नहीं थी, लेकिन अभी बैकबोन कैंसर तो स्पेशली बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कि बोन्स कैंसर की वजह से बोन जो है, पूरा पार्ट जो बोन का होता है वो पूरा की पूरा डैमेज हो जाता है। कैंसर के कारण जब जॉइंट पेन होता है तो उसमें मेनली सर्जरी करके उस हिस्से में नया आर्टिफिशियल बोन को ही इम्प्लांट करके अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट रहता है रिकेट्स। जिन लोगों में विटामिन डी की कमी रहती है, जो लोग अंदर कमरों में ही रहते हैं, धूप में नहीं निकलते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है, या फिर बच्चे जब पैदा होते हैं मदर को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो वो जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनमें विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स हो जाता है। कुछ बच्चे जैसे एक हमने बात की थी कि हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, बोन की डिफॉर्मिटी हो जाती है, वो एज वाइज है। लेकिन कुछ बच्चे पैदाइशी इस तरीके के होते हैं, या फिर जैसे ही उनका ग्रोथ स्टार्ट होता है साल भर के 2 साल के होते हैं, तो उनके जो है आप लोगों ने देखा हो, ऑब्जर्व किया हो, तो कुछ बच्चों के पैर मुड़े हुए होते हैं, कुछ के पैर अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं, कुछ के पैर जो है बाहर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। तो उन्हें अगर पकड़ के हम खड़ा करते हैं तो वो खड़े रह पाते हैं, लेकिन खुद से नहीं हो पाते हैं। तो ये मेनली विटामिन डी की वजह से रिकेट्स हो जाता है, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और उसकी वजह से दर्द होता है। नेक्स्ट रहता है डिसलोकेशन। डिसलोकेशन में मेनली जो अपन देखते हैं उसे हमने देखा है कंधा उतरना, नॉर्मल लैंग्वेज में हम बात करते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको भी जब गोदी में लेते हैं तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो क्या बोलते हैं, ध्यान से लेना, इसकी हंसली ना उतर जाए, कंधा ना उतर जाए। तो जॉइंट का जब डिसलोकेशन हो जाता है उसकी वजह से भी पेन होता है। जॉइंट का जो डिसलोकेशन है वो आपके इंजरी की वजह से भी हो सकता है, कि बोन जो है जैसे आपस में जिस तरीके से जुड़ी हुई होनी चाहिए थी वो आगे पीछे सरक जाती है। वो है जो बैक बोन होता है, कमर दर्द होता है, वहां भी डिसलोकेशन की वजह से दर्द ज्यादा होता है। अब हम आते हैं, जैसे हमने पीछे 4 चीजें छोड़ दी थी, तो फर्स्ट आता है जो सबसे ज्यादा मेन रीजन रहता है दर्द का, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसे हम ओए भी कहते हैं, आयुर्वेद की भाषा में हम इसे संधिवात कहते हैं। ये जो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, जैसे 2 बोन होती हैं आपस में यहाँ जुड़ी हुई हैं, तो इनके बीच में कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है। कुशन मीन्स छोटा तकिया मान सकते हैं। तो जब दोनों बोन्स के बीच में तकिया है तो बोन्स आपस में रगड़ नहीं खाती हैं। जैसे शॉकर्स होते हैं, बाइक में शॉकर्स होते हैं,
वो आपको झटका लगने से बाइक में बचाते हैं। उसी तरीके से बोन्स आपस में रगड़ ना खाएं, उनमें झटका ना लगे, तो बीच में कुशन होता है, इसे कार्टिलेज कहते हैं। अगर वो कार्टिलेज किसी वजह से डैमेज हो जाती है, देखिए रेगुलर में ये होता है कि कार्टिलेज का कुछ पार्ट जो है वो दोबारा दोबारा बनता रहता है, लेकिन उसमें ये रहता है कि जितना हिस्सा बेकार हुआ उतना उसी स्पीड से नया बनता रहता है, तो हमें किसी भी तरीके का दर्द नहीं होता है। लेकिन कार्टिलेज का डैमेज होना तो बढ़ जाए और उसका नया बनने की स्पीड जो है वो कम हो जाती है, तो उस कंडीशन में दोनों जॉइंट्स के बीच में से वो कार्टिलेज खत्म हो जाती है और दोनों जॉइंट बिल्कुल पास पास आ जाते हैं। कार्टिलेज जो होती है या कुशन जो होता है, वहीं पर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, जिसे हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में ग्रीस बोलते हैं, तेल बोलते हैं। नहीं, लोग कहते हैं कि डॉक्टर ने बोला है कि जॉइंट्स जो है, आपका घुटना जो है उसका ग्रीस खत्म हो गया है। तो ग्रीस खत्म होना वर्ड जो होता है उसमें यही रहता है कि बीच का जो कार्टिलेज है वो जो है डैमेज हो गया है। कुछ हम टर्म पढ़ते हैं कि घुटने के बीच में या दो हड्डियों के बीच में गैप उभर गया है। वो गैप एग्जैक्टली नहीं बढ़ता है, उसमें होता है बीच में कार्टिलेज खत्म हुई तो बीच दोनों बोन्स के बीच में जो स्पेस बल्कि पहले ज्यादा था, अब वो नजदीक आ जाती है और नजदीक आके एक दूसरे से जो हड्डियां हैं वो रगड़ खाती हैं। जब वो रगड़ खाती हैं तो उसकी वजह से जो है वो दर्द बढ़ जाता है। अब हम देख रहे हैं कि कार्टिलेज जो है नॉर्मल जो कुशन है वो अपने आप से बनता भी रहता है और डैमेज भी होता रहता है। वो ही क्या करता है कि एकदम से ज्यादा डैमेज हो गया, कार्टिलेज खत्म हो गई, तो जो हमारा बॉडी होती है वो नया बोन को बनाना स्टार्ट कर देती है। अब अगर एक नेचुरल वे में बोन बनती है तो उसे पता है कि किस तरीके से बोन को कहाँ पे बनना है। लेकिन जब अपने आप से उसका बोन बनना स्टार्ट होती है तो वो किसी भी एंगल में बन जाती है और वो एक तरीके से जैसे कांटे होते हैं ना, स्पाइक्स जो होते हैं, उस तरीके से अपना ग्रोथ करती है, जिसे कि ऑस्टियोफाइट्स कहा जाता है। ऑस्टियोफाइट की वजह से कुछ लोगों के जैसे हम घुटने देखेंगे या हिप जॉइंट है या बैकबोन है, उसमें ऑस्टियोफाइट्स निकले हुए होते हैं, मीन्स वो कांटे जैसा सा स्ट्रक्चर निकला हुआ होता है, उसकी वजह से दर्द जो होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आप इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से देखिए। एक साइड में हेल्दी हिप जॉइंट लिखा हुआ है, जहां पर कि आप बहुत ध्यान से दोनों चीजों को कंपेयर करके देखिए। जहाँ स्टार्टिंग वाला है पूरा राउंड शेप दिख रही है, बीच में गैप दिख रहा है एक, ठीक है। और जो दूसरा वाला स्ट्रक्चर है वहां पर आप देखिए कि जो गोले वाला जो है, कटोरी के अंदर गोला जो है, यहाँ पे फिंगर से मैं नहीं दिखा पाऊंगी पॉइंट करके, तो यहाँ पे बीच बीच में कट्स लगे हुए हैं उसमें। यहाँ पे जॉइंट्स ऑस्टियोआर्थराइटिस लिखा हुआ है, साथ में आप नीचे की तरफ देखेंगे तो ऑस्टियोफाइट्स हैं। आप देखिए कि यहाँ दूसरा वाला जो जॉइंट है इसकी हड्डी बिल्कुल स्मूथ है, चिकनी है, जबकि दूसरी वाली पे तिनके तिनके जैसे हैं, वो आए हुए हैं, कांटे जैसा हम बोल सकते हैं। तो ये जो ऑस्टियोफाइट्स हैं इसकी वजह से दर्द होता है। साथ में जो जॉइंट है, इसका हेड है फीमर का, वो भी डैमेज हो चुका है। बीच में आप देखिए कि थोड़ा सा रेडनेस भी दिख रहा है, रेडनेस लाल लाल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। यहाँ पे पहले कार्टिलेज था और अब वहां पर कार्टिलेज या वो कुशन है वो नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है कि दोनों जो हड्डियां हैं वो नजदीक आ गई हैं, बीच का गैप कम नहीं बढ़ा नहीं है, वो पास में हो गया है और इस वजह से हिप जॉइंट जो है वो पेन करता है। आपको स्ट्रक्चर बिल्कुल याद रखना है, इसको याद रखिएगा। आगे मैं और भी दिखाऊंगी जहां हम डिफरेंशिएट करेंगे कि किस तरीके से होता है। आप अच्छी तरह से देख लिए कि किस तरीके से ऑस्टियोफाइट्स जो हैं वो बने हुए रहते हैं। नेक्स्ट, अब ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स, जहां हमने पहले देखे थे कि जॉइंट पेन के रीजंस क्या थे, क्या सिम्टम्स थे, वही सारे सिम्टम्स यहाँ भी रहते हैं कि पेन है, चलने फिरने पे जो है वो पेन होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में ज्यादातर मॉर्निंग में दर्द ज्यादा होता है, हम आराम करते हैं तो दर्द ठीक हो जाता है। जैसे ही आप फिजिकल एक्टिविटीज अपना स्टार्ट करते हैं, दर्द जो है वो बढ़ जाता है। स्टिफनेस है कि पैर जो है अगर आपने घुटना मोड़ के रखा हुआ है तो वो सीधा करने में प्रॉब्लम आती है। आप एक बार बैठ गए तो आपसे बिना सहारे के खड़ा नहीं हुआ जाता है। हाथ है, जैसे हाथ अभी आपका नॉर्मली इतना ऊपर जाता है, अगर आपको यहाँ सर्वाइकल का इश्यू है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो आपका हाथ सिर्फ इतना ही ऊपर जाएगा, इससे ऊपर हाथ जाने में प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो इसको स्टिफनेस कहते हैं। खिंचाव एक महसूस होता है आपको चलने में, आपका जैसे आप चल रहे हैं पैर में है
जो एड़ी वाली जगह है वहां दर्द हो रहा है, तो आपका पूरा पैर जो है वो नीचे टिकता नहीं है, आप टिकाने की कोशिश करते हैं तो खिंचाव होता है। महिलाएं हैं आटा लगाती हैं जब, तो उन्हें आटा लगाने पे यहाँ कंधे की तरफ जो है पूरा गर्दन वाला हिस्सा जो है यहाँ पर खिंचाव होने लग जाता है। तो ये सारे ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स होते हैं, खिंचाव होना। ठीक है, टेंडरनेस है, टेंडरनेस मीन्स होता है कि जहां पे दर्द है वहां की जो मसल्स होती हैं वो टाइट हो जाती हैं। आप हाथ लगाएंगे तो आपको अलग से पता चलेगा कि यहाँ पर टाइट हो रहा है। लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है, जितना आप पैर को पहले मूवमेंट करा पाते थे, हाथ को मूवमेंट करा पाते थे, उतना अब नहीं हो रहा है। सेम जैसे मैंने अभी हाथ का बताया था, हाथ ऊपर नहीं जा रहा है पैर को हम सामने की तरफ अगर बढ़ाते हैं, जैसे नॉर्मल इंसान होता है, अगर अपने पैर को सामने हम कई बार करते हैं ना, हाथ को सामने करके पैर के पंजे को हाथ से टच कराने की कोशिश करते हैं। जो लोग रेगुलर में करते हैं उनका टच हो जाता है, नहीं भी करते हैं तो उनका पैर काफी आगे तक आ जाता है। लेकिन अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो अपने पैर को ज्यादा आगे की तरफ नहीं लेके आ पाते हैं, लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है। कमर है सीधी है या गर्दन है, गर्दन को सीधे सीधे रखा हुआ है तो ठीक है, गर्दन ना टेढ़ा इधर घूम सकते हैं ना इधर घूम सकते हैं, दैट इज लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है। वो अपना मूवमेंट उनका रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, मूवमेंट ज्यादा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट रहता है ग्रेटिंग सेंसेशन। ग्रेटिंग सेंसेशन लोगों ने सुना होगा कि हम जब चलते हैं तो कड़कड़ कड़कड़ की आवाज आती है, या चलते हैं तो कोई और भी चल रहा होता है, मतलब कोई चल रहा है और हम भी बैठे होते हैं तो हमें भी फील हो जाता है, और पर्सन को तो खुद से होता है, वो आके आपको यही बोलेगा कि दर्द तो नहीं है ना। ये ग्रेटिंग सेंसेशन ज्यादा आपको कब पता चलेगा, जब अर्ली एज में ऑस्टियोआर्थराइटिस है, पेशेंट आके आपको क्या बोलेगा कि मुझे दर्द तो नहीं होता है लेकिन मुझे चलने में कड़कड़ की आवाज आने लग गई है। इसका मतलब है कि आपका वार्निंग साइन है कि आपका कार्टिलेज जो है वो डैमेज हो रहा है, लेकिन अंदर अभी स्वेलिंग नहीं आई है, तो आप अवेयर हो जाइए, प्रॉपर एक मेडिसिन लीजिए। नेक्स्ट है बोन स्प्रूज है, वो हमने आपको डायग्राम में दिखा दिया है कि किस तरीके से बोन स्प्रूज या ऑस्टियोफाइट्स जो होते हैं वो निकले हुए रहते हैं। नेक्स्ट स्वेलिंग रहती है, जो जहाँ पे आपको दर्द है उन वाले जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर क्या है ऑस्टियोआर्थराइटिस, किन लोगों को होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा है, जॉइंट्स पेन एज के साथ ज्यादा बढ़ता है। कोई अगर किसी को चलने में दिक्कत है तो हम क्या बोलते हैं, बुढ़ापा आ गया है, अब तो हाथ पैर दर्द करेंगे ही करेंगे, बाबा बैठ हाथ जाया कर, एक जगह बैठा रहा कर, ज्यादा मत चला कर, नहीं तो दर्द तो होगा ही। सेम ओल्ड एज में जो है जॉइंट्स पेन ऑस्टियोआर्थराइटिस वो ज्यादा हो जाता है। फीमेल्स में मेल के मुकाबले ज्यादा होता है, 3:1 होता है। अगर 3 महिलाओं को परेशानी है तो पुरुषों में 1 ही पुरुष को ये होता है, मतलब महिलाओं में 3 गुना जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस होते हैं। ओबेसिटी है, अगर ज्यादा वजन होगा तो वजन पूरा की पूरा घुटने पे पैरों पे आएगा। मोटे लोगों को सबसे जल्दी घुटने जो हैं उनके डैमेज हो जाते हैं, रिप्लेस कराने की नौबत आ जाती है, और उनका मूवमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। रिपीटेड स्ट्रेस ऑन द जॉइंट, देखिए हमने ऊपर सॉरी एक पॉइंट रह गया, जॉइंट इंजरी हमने पहले बात की हुई है। किसी भी तरह की अगर चोट लग जाती है, चोट लगने की वजह से कार्टिलेज जो है सडन खत्म हो गया तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रिपीटेड स्ट्रेस ऑन द जॉइंट। हमने ऊपर बात की ओबेसिटी की, जो लोग मोटे होते हैं उन्हें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस बढ़ ही गए, लेकिन जो पतले दुबले लोग होते हैं उन्हें भी ये हो सकता है। तो ये किन लोगों को होगा, जो माल ढोने, लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं, मतलब बोरियां अपने पीठ पर रख के ट्रक में चढ़ाते हैं उतारते हैं, है ना, तो उनके जॉइंट्स पे बार बार स्ट्रेस आता है, वजन आता है। ओबेसिटी में तो हर वक्त है, उस पर्सन का खुद का वजन है, लेकिन यहाँ रिपीटेड स्ट्रेस में ये है कि किसी और वजह से पेशेंट के जो घुटना है, पैर है, कमर है, गर्दन है, उस पर वजन आ रहा है, तो उसकी वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। जेनेटिक भी हो सकता है। जेनेटिक में होता है कि कुछ बच्चे विटामिन डी की कमी से जन्म के साथ ही टेढ़े मेढ़े हाथ पैर लेके पैदा होते हैं, तो उन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस रहता है। बोन की डिफॉर्मिटी है। जेनेटिक में एक रीजन ये भी रहता है कि अगर पेरेंट्स को है तो बच्चों को भी होता है। बोन की डिफॉर्मिटीज भी जन्मजात भी हो सकती हैं कि जन्म के साथ ही हाथ पैर टेढ़े थे तो उन्हें दर्द होता है। एंड सर्टेन मेटाबॉलिक डिजीज है, मेटाबॉलिक डिजीज का बहुत बड़ा रोल होता है। ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होती हैं मेटाबॉलिक डिजीजेस, तो डायबिटीज है, थायराइड है, इनमें इनकी वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं।
नेक्स्ट, अब हम देखते हैं रूमेटॉइड। ये हमने देख लिया नॉर्मल संधिवात, जहाँ पे स्वेलिंग ज्यादा नहीं है, कड़कड़ कड़कड़ की आवाज है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होता है कि ये ऑटो इम्यून जो है वो डिजीज है। ऑटो इम्यून का मतलब कि इम्यून सिस्टम जो होता है, हम क्या बात करते हैं आज कोविड के बाद से तो हर बच्चा बच्चा जान गया है कि इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी वो पावर होती है हमारे शरीर की जो कि किसी भी तरह के इन्फेक्शन से लड़ने का काम करती है। तो हमारी बॉडी का एक इम्यून सिस्टम होता है, बाहर की फॉरेन पार्टिकल्स जो हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, उससे लड़ने के लिए वो काम करता है। लेकिन अगर जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारे शरीर के अंदर की चीजों को ही ये मान ले कि यही फॉरेन बॉडी है, तो जितना अटैक वो बाहर वाली चीज पे करता है वही अटैक वो हमारे बॉडी पे करने लग जाता है। और उसकी वजह से जो पेन होता है उसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। इसका डिटेल चलो यहीं अपन बात करते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस को आयुर्वेद में आम वात कहा गया है। आम एक तरीके का विष होता है, विष मीन्स जहर होता है। ये कब होता है कि जब आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता है सही तरीके से, तो जब डाइजेस्टेड फूड के साथ में मिल जाता है तो वो आम विष बना देता है, ठीक है। ये विष पूरे शरीर में जहर नहीं है एग्जैक्टली जिससे कि इंसान मर जाएगा, लेकिन ये जहर जैसा सा ही काम करता है। ये पूरा पेट से निकल के पूरी बॉडी में, क्योंकि ब्लड के थ्रू जा रहे हैं सारी ही चीजें, तो पूरे शरीर में ये घूमना शुरू कर देते हैं। जहां पर इनको जगह मिलती है कि ये जगह है, ठीक है, हम जैसे ना राही भटक रहा है, उसको कहीं पेड़ छाया वाला पेड़ दिख गया, कहीं धर्मशाला दिख गई, तो वहां जाके वो रुक जाता है। सेम इसी तरीके से जो आम विष होता है, आयुर्वेद की भाषा में हम जब बात करते हैं, तो आम विष को जहां जगह मिलती है ये वहीं जाके स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। और उसको जो जॉइंट्स के बीच में, क्योंकि स्पेस है वहां, फ्लूइड भरा हुआ है, तो वो जगह उसे अपने लिए सबसे ज्यादा सुटेबल लगती है। वहां जाके वो इकट्ठा होने लग जाता है, उसकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ती जाती है और उसकी वजह से उस जॉइंट में जो है वो स्वेलिंग आ जाती है। अगर हम इसको मॉडर्न की तरफ से देखें, मीन्स एलोपैथी के हिसाब से देखें कि इम्यून सिस्टम किस तरीके से काम करता है, स्वेलिंग होती है, तो जैसे आप कहीं पे आपका सिर कहीं टकरा गया, बहुत जोर से आपके टक्कर लग गई, तो कहते हैं वो वाला एरिया जो होता है वो फूल जाता है। आपने देखा होगा ना, सिर पे हम क्या करते हैं, उस जगह को दबा देते हैं कि भाई फूलेगा नहीं। तो वो किस लिए रहा कि टक्कर हुई, तो इम्यून सिस्टम को लगा कि अटैक हुआ, ठीक है, तो वो अपनी पूरी की पूरा जो फ्लूइड है, सेना है, वहां भेज देता है कि भाई जाओ, लड़ाई हो रही है, लड़ो, ठीक है, तो वहां स्वेलिंग हो गई। इसी तरीके से ऑटो इम्यून सिस्टम में जो हमारी बॉडी है उसको लगता है कि जहाँ जॉइंट्स है हमारे, वहां पर फॉरेन बॉडी जो है वो आकर बैठ गई है, अब यहाँ चल के लड़ाई करनी है, तो सेना कहाँ आके इकट्ठा इकट्ठा हुई, जॉइंट्स में आके इकट्ठा हो जाती है। तो उसकी वजह से स्वेलिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसी को हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। अब हमने क्या बात की थी कि जहां जगह मिल रही है वहीं जाके जो है आम विष जो है वो रुक जाता है। तो इसी तरीके से जब आम की, अनडाइजेस्टेड फूड की हमारे शरीर में वृद्धि होती जाती है, तो वो नई नई जगह देखना शुरू करता है। वो आपके हार्ट में भी जाके बैठ सकता है। हार्ट के बीच की जो हार्ट में बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, झिल्लियां होती हैं, उनके बीच में भी जाके बैठ जाता है। तो आपने नाम सुना होगा रूमेटॉइड हार्ट डिजीज, तो उसमें भी रूमेटिक वर्ड यूज हो रहा है जो यहाँ पे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देखते हैं। तो आमविश वहां पे हार्ट में जाके भी, लेकिन ये बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन में होता है कि आपको पता चल रहा है और आप बिल्कुल नेग्लेक्ट किए जा रहे हैं चीजों को, तो कोई भी आपको बॉडी में चेंजेस दिखते हैं उसे साथ के साथ में उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। आप ये देखिए कि ऑटो इम्यून डिजीज है, अनडाइजेस्टेड फूड की वजह से ये हुआ है, तो सारी जितना बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं वो हमारा डाइजेशन डिस्टर्ब करने की वजह से होती है। अगर हमारा डाइजेशन पूरी तरीके से ठीक रहता है तो हमें किसी भी तरह की बीमारी होने के चांसेस कम से कम होते जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पहले हमने पिक देखी थी, अब यहाँ पे आप देखिए कि फर्स्ट वाला जो है हेल्दी जॉइंट बता रखा है, यहाँ कार्टिलेज है। नीले रंग से आप देखिए, ध्यान से देखिए, ये नीले रंग जो है, नीले रंग के बाहर बिल्कुल एक हल्की सी ब्लैक कलर की लाइन दिख रही होगी आपको, तो ये जो है वो झिल्ली है। नीला रंग जो है इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, हम लोकल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि ये ग्रीस भरा हुआ है। दूसरा जो हम इसी के साथ में पिक देख रहे हैं, आप ये देखिए कि
नीला रंग जो है स्टार्टिंग वाले में वो कितनी जगह में है, और दूसरे वाले पिक में देखिए कि जो पहले वाली पिक में हल्का सा ब्लैक कलर दिख रहा है, दूसरी वाली पिक में वो पिंक कलर का दिख रहा है, बड़ा साइज दिख रहा है। अंदर यहाँ फ्रूट ब्लू कलर का था, दूसरी वाली पिक में रेड कलर का फ्रूट दिख रहा है। आप देखिए कि पहले वाले में फ्रूट कितना कम है, लेकिन दूसरे वाले में उसने कितना ज्यादा एरिया जो है वो कवर कर लिया है। ये सारा जो आपका कवर किया हुआ एरिया है, ये सारा की सारा कवर किया हुआ एरिया ही आपका स्वेलिंग वाला एरिया होता है। ठीक है, हमने देखा था ऑस्टियोआर्थराइटिस में स्वेलिंग कभी कभी हो सकती है, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में स्वेलिंग होगी ही होगी। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से डिफरेंशिएट हो रहा है, एरिया बढ़ा हुआ है। साथ में आप देखिए कि जहाँ कार्टिलेज लिखा हुआ है व्हाइट कलर का एरिया है, वहां भी क्रैक्स दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ भी कार्टिलेज जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ कार्टिलेज ज्यादा डैमेज नहीं होती है। और ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बोन की डिफॉर्मिटी हुई है, इरोजन हुए हैं, मीन्स बोन वहां से टूटने लग गई है। हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखा था कि वहां पर बोनी प्रोजेक्शंस बन जाते हैं, कांटे जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, वहां पे बोन की एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है, लेकिन यहाँ पर बोन जो है वो टूट टूट कर गिरने लगी है। वहां कार्टिलेज डैमेज है, यहाँ बोन खुद डैमेज होने लग जाती है। इसलिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस से ज्यादा डेंजरस है। ठीक है, तो आपको दिखते होंगे स्वेलिंग वाले पेशेंट जहां हैं, वहां आप डिफरेंशिएट कर लीजिए कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने तीनों ही जॉइंट्स को आपको एक साथ दिखाया है जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। फर्स्ट वाले में देखिए आप जो बाहर की तरफ कैप्सूल दिख रहा है, फिर उसके अंदर नीले रंग का जो है फ्रूट भरा हुआ है, और फिर बीच में जो है दोनों बोन्स के बीच में व्हाइट हल्की से नीले रंग का आपको जो दिख रहा है, ये कार्टिलेज है। दूसरा वाला आप देखेंगे तो आप देखिए कि जो फ्लूइड है वो कम हो गया है, एक साइड से बिल्कुल कार्टिलेज खत्म हो गया है, दूसरी वाली साइड से आपको दिख रहा है तो बहुत थोड़ा सा कार्टिलेज दिख रहा है। साथ में यहाँ पे आपको बोनी प्रोजेक्शंस भी दिख रहे हैं। ठीक है ना, सेकंड बीच वाली जो पिक है यहाँ पे स्पाइक्स जैसा भी दिख रहा है, जबकि थर्ड वाले में आप देखिए सेकंड वाले में एक साइड से तो फ्लूइड बिल्कुल खत्म हो गया है, ग्रीस खत्म हो गया है, लेकिन जो तीसरी वाली पिक है यहाँ देखिए लाल रंग का फ्लूइड कितना सारा बड़ा हुआ है, कितने ज्यादा एरिया में है। बोन का जो स्ट्रक्चर है बीच में वो भी छोटा हो गया है क्योंकि यहाँ बोन टूट के जा रही है। तो ये आपको तीनों बोन्स का हेल्दी ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस का कंपैरिजन समझाया गया है कि हमें पता चले किसमें किस तरीके से होता है। नेक्स्ट, आप ये देखिए, ये मैंने एक पिक लिया हुआ है, एक घुटने में बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, दूसरे वाले में आप देखिए कि कितना ज्यादा स्वेलिंग हो रखा है, स्वेलिंग भी शाइनिंग है ना। तो ये अपने को क्लियर पता चल रहा है कि इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस आम विष के कारण हुआ है, अनडाइजेस्टेड फूड के कारण हुआ है। तो इस तरह के जो आपके पास पेशेंट आते हैं उन्हें आपको सिर्फ पेन किलर्स नहीं देने हैं। स्वेलिंग वाले जितने पेशेंट होते हैं उनको आपका उन्हें उनके लिए आपको जो है डाइजेशन भी उनका ठीक करना पड़ेगा। उन्हें यकृतजीत सिरप भी दीजिए, उन्हें त्रिफला प्लस जूस भी दीजिए, जिससे कि उनका जो डाइजेशन है वो ठीक हो। डाइजेशन ठीक हुए किए बिना हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, आप सब लोग प्लीज कॉपी पेन भी लेके बैठिएगा, जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लग रही हैं उन सबको आप नोट करते जाइए। यहाँ हमने पहले बात कर ही ली है कि आमवात क्या होता है, ऑटोइम्यून डिजीज है। नेक्स्ट, अब सिम्टम्स क्या होते हैं आर्थराइटिस के, रूमेटॉइड आर्थराइटिस आरए के सेम सिम्टम्स हैं जो पहले हैं वही अब हैं कि लेकिन उसमें एक डिफरेंस क्या है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो प्रेशर के कारण है, मीन्स क्या हमने रिपीटेड स्ट्रेस के कारण है, ओबेसिटी के कारण है, तो वो कम जॉइंट्स में होता है या बड़े जॉइंट्स में ही होता है। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसके में आंविश को जहां जहां जगह मिली है वहां पे हो रहा है, तो ये मल्टीपल जॉइंट्स में होता है। रूमेटॉइड ऑस्टियोआर्थराइटिस एक या दो जॉइंट में होता है, और ये वाला जो है वो बहुत सारे जॉइंट में होता है। इसका स्वेलिंग आप देखिए कि वहां पे हमने लास्ट में लिखा हुआ था, यहाँ पे हमने सेकेंड नंबर पे ही लिखा हुआ है कि जो है स्वेलिंग बहुत ज्यादा होती है, स्टिफनेस है, जकड़न होती है, टेंडरनेस है, मसल्स जो है वो टाइट रहती हैं, पुअर एपिटाइट है, भूख नहीं लग रही है क्योंकि डाइजेशन पूरा जो है वो डिस्टर्ब है। इसीलिए मैंने बोला था कि इस तरीके के पेशेंट को आपको यकृतजीत जो सिरप है वो देना पड़ेगा।
स्वेटिंग है, पसीना ज्यादा आता है, ड्राई आईज है, क्योंकि बॉडी का जो फ्लूइड है वो सारा का सारा आपका जॉइंट्स में आ चुका है, तो बाकी शरीर में जो है वो पानी की कमी हो जाती है। इसकी वजह से आईज भी जो है वो ड्राई हो जाती हैं और फीवर भी आने लगता है। नेक्स्ट, रिस्क फैक्टर सारे सेम है। एज है, एल्डरली पर्सन में ज्यादा होता है, फीमेल्स में ज्यादा होता है, पेरेंट्स में है तो बच्चों को ज्यादा होगा, ओबेसिटी के कारण हो जाता है, स्मोकिंग की वजह से होता है, डाइट है, डाइट में यह है कि बहुत ज्यादा आप हैवी डाइट अगर लेते हैं तो उसकी वजह से भी आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने के चांस रहते हैं। यहाँ कंपैरिजन किया हुआ है कि ऑस्टियो आर्थराइटिस रूमेटॉइड आर्थराइटिस का हमने वैसे पहले डिस्कस कर लिया है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में कार्टिलेज का डिजेनरेशन होता है, जबकि रूमेटॉइड में ये ऑटो इम्यून जो है वो डिजीज है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में मॉर्निंग स्टिफनेस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन रूमेटॉइड में सुबह के टाइम पेशेंट को बिल्कुल भी हिलने डुलने की स्थिति में नहीं होता है। थोड़ी देर जब वो चलता है उसके बाद जो है उसका पेन जो है वो कम होने लगता है। ये वाला जो है एक या एक से ज्यादा में होता है, एक में दो में होता है, जबकि रूमेटिक जो है वो मल्टीपल जॉइंट्स में ही होता है, मेनली स्मॉल जॉइंट्स में होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में डिफॉर्मिटी रेयर होती है, बोन की डिफॉर्मिटी नहीं है, वहां ऑस्टियोफाइट्स बन रहे हैं, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बोन जो है वो खुद टूटने लग गई है, उसमें से इरोजन्स होने लग जाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस वेट अगर ज्यादा है, आप अगर प्रेशर देते हैं, वेट देते हैं बोन्स के ऊपर तो पेन बढ़ जाता है। ये वाला पेन चलने फिरने के बाद जो है वो ज्यादा होता है, जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो है अगर आप बैठे हुए भी हैं तो पेन होता ही रहता है। इसमें स्वेलिंग कम होती है। यहाँ रूमेटॉइड का तो मेन सिम्टम ही यही है कि स्वेलिंग जो है वो बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट, एक और होता है गाउट, जिसको हम वातरक्त कहते हैं। ये बहुत रेयरली तो हमें नहीं कहेंगे, लेकिन जितना रूमेटिक और ऑस्टियोआर्थराइटिस मिलता है उसके कंपैरेटिवली कम होता है। गाउट में क्या होता है कि बहुत ज्यादा पेन होता है, स्मॉल बोन्स के पास में होता है, स्पेशली जो पैर के अंगूठे होते हैं उनके पास में। जो लोग प्रोटीन डाइट बहुत ज्यादा लेते हैं उनका यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है, तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो है बन जाते हैं और वो पैर के अंगूठा जो है उसके पास में जाके वहां जमा हो जाते हैं। उसकी वजह से जो हमने पहले बात की थी कि बर्निंग सेंसेशन है, रेडनेस है, धुआं उठना जैसा जो लगता है, उस जगह पे स्वेलिंग है, ये सारे के सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो गाउट या वातरक्त में होता है। गाउट को हम इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा इजी होता है, क्योंकि ये प्रोटीन डाइट ज्यादा लेने की वजह से हो रहा है, प्रोटीन डाइट की वजह से यूरिक एसिड होता है। तो जैसे ही हम यूरिक एसिड को कम करते हैं या हमारी प्रोटीन डाइट को कम करते हैं तो गाउट का पेन खत्म हो जाता है, सबसे इजीली ट्रीटेबल होता है ये। नेक्स्ट, ये देखिए यहाँ पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है कि अंगूठे के पास में किस तरीके से यूरिक एसिड के जो है वो क्रिस्टल्स इकट्ठे हो गए। नेक्स्ट, ये देखिए वहां से आपको सही से समझ में नहीं आएगा, यहाँ से आप देखिए कि पैर के अंगूठे के पास में किस तरीके से पूरा रेडनेस हो रही है, लाल हो रहा है, यहाँ पे स्वेलिंग हो रही है। तो इस जगह पे जो है वो क्रिस्टल्स इकट्ठे हो जाते हैं यूरिक एसिड की वजह से, और दर्द होता है, पेन जो होता है बहुत सीवियर पेन होता है गाउट में। नेक्स्ट, सिम्टम्स देखिए, इंटेंस जॉइंट पेन है ना, जॉइंट अपन इसको बोल रहे हैं लेकिन मेनली अंगूठे के पास में ही होता है। ये दर्द ज्यादातर रात के टाइम शुरू होता है और बहुत सीवियर पेन होता है, अचानक होता है, पहले से आपको किसी भी तरीके का जो है वो सिम्टम नहीं देगा। आपको रात में नींद खुली और आपको लगेगा ये क्या हुआ, मुझे इतना ज्यादा पेन कैसे हो रहा है, डिस्कम्फर्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, पीछे पिक्चर में हमने बिल्कुल क्लियर देखा था, टेंडर हो जाता है, वो जगह बिल्कुल टाइट हो जाती है, आप हाथ लगाएंगे पेशेंट आपको हाथ नहीं लगाने देगा उस जगह को, इतना वहां पे टेंडरनेस रहती है। यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स की वजह से वहां गर्माहट होती है, बर्निंग है, एंड क्योंकि पैर में इस जगह पे वो रहता है कि आपको फुटवियर्स भी आप नहीं पहन पाते हैं, और बिना फुटवियर के भी आपको, क्योंकि जब हम चलते हैं तो पैर का जो पंजा होता है, आगे का हिस्सा होता है, उसी के ऊपर प्रेशर आता है और वहीं पे ही आपको ये यूरिक एसिड जो है वो जमा है, इसी वजह से आपका जो मोशन है, चलना जो है वो लिमिटेड हो जाता है। आप बाकी अपने हाथ पैरों से सारे काम कर सकते हैं, लेकिन आपका वॉकिंग जो है वो बहुत कम हो जाता है, थोड़ा बहुत चलने फिरने में ही आपको दर्द ज्यादा होने लग जाता है,
सुबह उठते हैं उसके बाद तो स्पेशली बहुत ज्यादा ही दर्द होता है। नेक्स्ट, रिस्क फैक्टर फर्स्ट, डाइट। डाइट तो रहेगा ही, क्योंकि जो लोग रिच प्रोटीन डाइट लेते हैं, बहुत ज्यादा नॉनवेज खाते हैं, स्पेशली रेड मीट जो लोग यूज करते हैं, दालें बहुत ज्यादा, दालों से इतना प्रोटीन नहीं निकलता है। मेनली तो नॉनवेज एक रीजन है, या फिर एग में जो उसका येलो वाला पार्ट होता है वो है, तो उसकी वजह से जो है यूरिक एसिड बढ़ जाता है और गॉट होने के चांसेस रहते हैं। वेट है, सर्टेन, ये सारे के सारे वही हैं। मेडिकल कंडीशंस में हम देखें तो जो डिजीज होती हैं जहाँ की प्रोटीन का डाइजेशन पूरा डिस्टर्ब रहता है, स्पेशली जिनको लिपिड्स जो है बॉडी में ज्यादा होते हैं, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, उन कंडीशंस में भी गॉट होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा डायबिटीज है, डायबिटीज एंड कोलेस्ट्रॉल या फिर लिपिड्स का बॉडी में ज्यादा होना, ये मेडिकल कंडीशंस हैं जिनमें गॉट ज्यादा होता है। कुछ मेडिसिन इस तरीके की होती हैं, कुछ सर्टेन मेडिसिन इस तरीके की हैं जिसकी वजह से गॉट बढ़ जाता है। फैमिली हिस्ट्री होती है, एज एंड सेक्स। हमने पहले देखा था कि रूमेटिक आर्थराइटिस या ऑस्टियो जो आर्थराइटिस है ये मेनली फीमेल्स में होता है, लेकिन जो गॉट है वो मेनली मेल में होता है। जहां वहां पे 3:1 था, 3 फीमेल्स को 1 मेल को है, यहाँ पर उल्टा हो जाता है, 3 मेल और 1 फीमेल को होता है। दूसरा आता है रिसेंट सर्जरीज हैं, कोई सर्जरी हुई है, आपका बॉडी का पूरा सिस्टम जो है डिस्टर्ब हो गया है, उस वजह से भी गाउट हो सकता है। एक नेक्स्ट में आता है ओस्टियोपोरोसिस है। ये सारा तो हमने देख लिया कि ठीक है बोन्स में किसी किसी और चीज की वजह से हो रहा है। ओस्टियोपोरोसिस एग्जैक्टली जॉइंट पेन नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो हड्डी होती है, हड्डी किससे मिलके बनी हुई होती है, उसमें कैल्शियम होता है, विटामिन डी होता है, फास्फोरस होता है, कुछ चीजें होती हैं जिनसे मिलके बना हुआ होता है। तो अगर जो हड्डी है वो जिन चीजों से मिलकर बनी है, अगर वो चीजें हड्डी में से निकलने लग जाएंगी तो क्या होगा, जैसे उसमें उस जगह पर छेद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ओस्टियोपोरोसिस का नाम से ही पता चल रहा है, ओस्टियो मीन्स हड्डी, पोर मीन्स छेद। तो हड्डी ऐसा नहीं बड़े बड़े छेद दिख रहे हैं, बहुत माइन्यूट से होते हैं, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि हड्डी जो होती है, बोन्स जो होती हैं, वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं और उनमें बोन्स में दर्द होता है। यहाँ जॉइंट में दर्द नहीं है, यहाँ बोन्स में दर्द है। ओस्टियोपोरोसिस में जब तक बहुत ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस का लेवल नहीं बढ़ जाता है, ये आपको कोई सिम्टम्स नहीं देता है। बाकी जो है जहां हमने 8-8, 10-10 सिम्टम्स देखे थे, तो वो आपको इंडिकेट करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस कोई भी आपको सिम्टम नहीं देता है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका फ्रैक्चर हो गया, है ना। आप चल रहे थे जस्ट, कुछ लोग क्या कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं एक्सीडेंट हुआ तो भी बोन्स ठीक रह जाती हैं। कुछ लोगों का क्या होता है कि यार हम चल रहे थे, चलते चलते अचानक पैर मुड़ा और फ्रैक्चर हो गया। हम घर में घूम रहे थे, टेबल रखी हुई थी बीच में, टेबल पे पैर का अंगूठा लगा, अंगूठा फ्रैक्चर हो गया, है ना। तो इतना सडन फ्रैक्चर क्यों हुआ, हमारी तो हड्डियां मजबूत है, लेकिन फिर भी जरा टक्कर के अंदर ही फ्रैक्चर हो रहा है, तो उसका मतलब है कि आपकी जो हड्डियां हैं वो कमजोर है, ओस्टियोपोरोसिस है। ओस्टियोपोरोसिस मेनली फीमेल्स में होती हैं क्योंकि वो अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखती हैं। दूसरा, जो मीनोपॉज हो जाता है, माहवारी जिन महिलाओं की बंद हो जाती है, उसकी वजह से शरीर में से कैल्शियम की कमी हो जाती है, और क्योंकि बॉडी को और चीजों के लिए भी कैल्शियम की जरूरत होती है। कैल्शियम का सबसे अच्छा बॉडी के अंदर कौन सा सोर्स है, हड्डियां हैं। तो बाकी जो सिस्टम होता है वो हड्डियों में से कैल्शियम को निकालना स्टार्ट कर देता है, उसकी वजह से हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाती हैं। नेक्स्ट, सिम्टम में वही है कि आपको पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है। और एक जो जनरली नहीं मिलता है, हाइट जो है वो कम हो जाना, क्योंकि छेद है, जैसे स्पंज नहीं होता है, स्पंज को आप अगर प्रेशराइज करेंगे, मोटा स्पंज है, आपने थोड़ा सा प्रेशर किया तो वो छोटा हो जाता है। सेम इसी तरीके से होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस कम एज में स्टार्ट हुआ था, तो बाद में जाते जाते जो आपका स्ट्रक्चर है वो छोटा हो जाता है। स्ट्रूप्ड स्ट्रक्चर है, कंधा ने देखा होगा ना कि ऐसे यूं कुछ लोगों का स्ट्रक्चर हो जाता है, एक कंधा नीचे जा रहा है, एक कंधा ऊपर आ रहा है। रीजन ओस्टियोपोरोसिस है, क्योंकि वहां जो हिस्सा नीचे रह गया है वहां की हड्डियां कमजोर हैं, उस वजह से हुआ है। और नेक्स्ट रहता है कि आपकी हड्डियां जो हैं वो इजीली टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं। नेक्स्ट,
रिस्क फैक्टर फीमेल्स में ज्यादा होता है, ओल्डरली एज में ज्यादा होता है, फैमिली हिस्ट्री हो, या फिर जो शॉर्ट स्ट्रक्चर होते हैं, छोटी हाइट वाले लोग होते हैं, उनमें भी ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस ज्यादा रहते हैं। फीमेल्स हैं मेनोपॉज के बाद जो है उनमें भी ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए हर किसी को जैसे ही आप 40 की एज में पहुंचते हैं, दूध और दही से आप इतना कैल्शियम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अभी कोई भी चीज प्योर भी नहीं आ रही है, सिंथेटिक भी बहुत बार मिलता है, यूरिया से भी दूध बना हुआ मिलता है। तो 40 इयर्स की एज के बाद में हमें रेगुलर में हैबिट कर देना चाहिए कि हमें एक कैल्शियम और विटामिन डी का जो है टैबलेट फॉर्म में है, कैप्सूल फॉर्म में है, सैशे है, किसी भी तरीके से हमें वो लेना स्टार्ट कर देना चाहिए अगर हम इन फ्यूचर ऑस्टियोपोरोसिस से बचना चाहते हैं तो। नेक्स्ट एक रहता है बैक पेन का भी, बहुत लोग शिकायत करते हैं कि कमर में, यहाँ हमने सारे है ना मेन जॉइंट्स देखे जो रेगुलर में काम आते हैं, लेकिन बैक पेन अभी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो बैक पेन के कॉजेज क्या हैं कि जो मसल्स हैं या फिर लिगामेंट हैं वो खिंच गए हैं। बहुत सुना होगा ना कि लोग क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी का छल्ला खिसक गया है, रीढ़ की हड्डी का छल्ला घिस गया है ना। इस तरह की हम कॉमन, आप फील्ड में जाते हैं तो लोग आपको यही कहते हैं ना, रीढ़ की हड्डी का छल्ला खिसक गया है, डॉक्टर ने ये बोला है, एक्सरे किया है, उसमें ये आया है। ठीक है ना, तो ये छल्ले जो होते हैं एग्जैक्टली छल्ला नहीं है, वो कार्टिलेज होती है, दो बोन्स के बीच में उसको सपोर्ट देने के लिए कार्टिलेज होती है। तो उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है उसकी वजह से ये दर्द होता है। बाकी आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सारा की सारे हड्डियों की चीजें हैं। अगर ये सारी चीजें जो है बैकबोन में हो रही हैं, हमारी जो स्पाइन है उसके अंदर हो रहा है, उसमें चाहे कैंसर हो, यूटिया है, किडनी स्टोन के कारण भी बैक पेन हो सकते हैं। हम बैक पेन की बात कर रहे हैं, सिर्फ स्पाइन की ही बात नहीं है। तो पेशेंट क्या बोलता है कि कमर में, साइड में हमें दर्द रहता है, तो हमें उसी के हिसाब से उसका इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ मैंने जो कॉमन वर्ड्स यूज करते हैं ना वो आपको दिखाया हुआ है कि फर्स्ट में नॉर्मल डिस्क है जहाँ कार्टिलेज पूरा है। सेकेंड वाले में आप देखिए कि बीच बीच में उसमें लाइनिंग्स दिख रही हैं, गैप आ गया है, कि डीजनरेटिव डिस्क है। एक हम वर्ड सुनते हैं डिस्क बल्जिंग, है ना, कॉमनली यूज होता है। तो आप ये देखेंगे कि अंदर की तरफ आपको दिख रहा होगा कि छोटा सा गुब्बारे जैसा सा जो है वो कार्टिलेज बाहर की तरफ निकलने लग गई है, ये होता है डिस्क बल्जिंग। ठीक है, नेक्स्ट हेरिनेटेड होता है, जैसे हर्निया होता है उस तरीके से ही होता है कि स्ट्रक्चर जो कार्टिलेज है उसके अंदर से फ्लूइड जो उसके अंदर होता है वो पूरा बाहर निकलने लग जाता है। छल्ला खिसक गया है या छल्ला घिस गया वाली नेक्स्ट कंडीशन है, जिसमें बोला है कि थिनिंग ऑफ डिस्क है, मतलब कार्टिलेज जो है वो घिस गई है। नेक्स्ट में क्या है कि जो हमने पहले पढ़ा था कि ओस्टियोफाइट्स बन गए हैं। आप देखिए कि यहाँ नीचे की तरफ आपको दिख रहे होंगे ना कि यहाँ किनारे पे निकला हुआ है, अंदर नीचे वाला जहाँ नीचे एरो है वहां पे बहुत क्लियरली आपको दिख रहा है कि ओस्टियोफाइट्स निकले हुए हैं। तो ये सारे के सारे जो आपको डायग्राम्स दिखाए में सारे दिखाए गए हैं, ये दिखाया है कि बैकबोन में किस तरीके से हो सकते हैं। क्योंकि आपको पेशेंट आके क्या बोलता है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है मुझे, या सर्वाइकल का इशू है। तो सर्वाइकल या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस में ये सारी कंडीशंस होती हैं। L5S1, L4, L5 या C5, C6 में ये बहुत कॉमनली ये प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। अदर रीजन सेम वही है कि सर्वाइकल है, सर्वाइकल में 7 वर्टिब्रास होती हैं, 7 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, उनकी वजह से हो। नीचे कमर में होता है L1, L2, L3, L4, L5, S1, S2 में प्रॉब्लम होता है। एक आपने साइटिका का सुना होगा, ग्रंथिरसी रोग है, जिसमें कि हिप जॉइंट से लेकर कूल्हे से लेकर नीचे पैर तक, पैर की उंगली तक जो दर्द आता है बाहर बाहर की तरफ से, वो साइटिका का पेन होता है। वो मेनली नर्व्स की वजह से होता है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे, मैंने इसको ज्यादा डिस्कस नहीं किया है, लेकिन वो हमें ज्वाइंट पेन जैसा सा लगता है। एक पैरालिसिस होता है, पैरालिसिस की वजह से ज्वाइंट पेन हो सकता है, लेकिन वो एग्जैक्टली ज्वाइंट पेन नहीं है, तो हमने इसको डिस्कस नहीं किया है यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि कोई पेशेंट आ गया, बोल रहा है, अपने उसने बता तो दिया कि हमको दर्द हो रहा है, तो हम उसका कौन सा टेस्ट करवा सकते हैं। CRP टेस्ट होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन। जैसे कि वो दर्द बता रहा है कि मुझे दर्द है, लेकिन हम स्टार्टिंग वाला जो फेज है वहां पे हम ये नहीं पता कर पा रहे हैं कि उसको स्वेलिंग है या नहीं है। तो जिस किसी का भी CRP अगर बढ़ा हुआ होता है, तो इसका मतलब है कि इंटरनल जो है जॉइंट के अंदर स्वेलिंग होना स्टार्ट हो चुकी है, तो हमें उसे स्वेलिंग खत्म करने वाली मेडिसिन साथ में देनी पड़ती हैं।
अगर दर्द ज्यादा बता रहा है, बर्निंग सेंसेशन वगैरह है, तो हमें देखना पड़ेगा कि यूरिक एसिड जो है उसका कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए हमें यूरिक एसिड का टेस्ट कराना पड़ता है। विटामिन डी एंड कैल्शियम, कई बार होता है कि जैसे हड्डियों में लोग बोलते हैं कि हड्डियों में दर्द है, तो वो हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से भी हो सकता है, कैल्शियम विटामिन डी की कमी की वजह से भी हो सकता है। तो हमें ये विटामिन डी और कैल्शियम का टेस्ट करा लेना चाहिए, जिससे कि हमें कंफर्मेशन हो जाए, क्योंकि जॉइंट पेन है, डिफॉर्मिटी है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसी की वजह से हो जरूरी नहीं है। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वजह से भी जो है दर्द हो सकता है। विटामिन बी 12 है, इसका भी हम टेस्ट कराते हैं। और नेक्स्ट आरए फैक्टर होता है, स्वेलिंग है दिख रहा है लेकिन फिर भी आरए फैक्टर करा लेना चाहिए, जिससे हमें पता चल जाए कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो ज्यादा बढ़ा हुआ तो नहीं है, जिससे कि हमें एक पता चलता है एक लेवल तक आने के बाद कि अगर इससे भी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कि उसका जो आर्थराइटिस है, रूमेटिक फैक्टर है, वो हार्ट तक पहुंच चुका है। तो हम पेशेंट को पहले से अवेयर कर सकते हैं कि आपको हार्ट को भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। नेक्स्ट में ये हमने पहले बता ही दिया क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस को संधिवात कहते हैं, रूमेटॉइड को आमवात कह रहे हैं, गाउट वातरक्त है, ऑस्टियोपोरोसिस को हम अस्थि क्षय बोलते हैं। नेक्स्ट, अब हम ट्रीटमेंट देखेंगे। ट्रीटमेंट की 4 चीजें हैं, फर्स्ट डॉक्टर कंसल्टेशन, दूसरा डाइट, एक्सरसाइज एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। आप कहेंगे कि जॉइंट पेन है तो फिर एक्सरसाइज कैसे करें, तो इनएक्टिविटी जो होती है, इनएक्टिविटी की वजह से भी जो है जॉइंट पेन हो जाता है। इनएक्टिविटी की वजह से क्या होगा कि आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो गया ना, कि आप फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते हैं, उसकी वजह से आपको ओबेसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं जिन्हें स्वेलिंग नहीं है, उन्हें आपको कहना चाहिए कि आप थोड़ा थोड़ा करके वॉक कीजिए, ज्यादा एक साथ नहीं कीजिए, जिससे कि जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर है। लेकिन उन्हें बिल्कुल ये नहीं कहना होता है कि आप बैठ जाइए, जॉइंट पेन के साथ में आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो स्टिफनेस जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी। ये 3 चीजें हमें बताने के बाद फिर हम आते हैं कि मेडिसिन किस तरीके से हमें देनी होती है। नेक्स्ट, अब हमने देखा कि ऑटो इम्यून डिजीज से ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो हमें सबसे पहले उसे इम्यूनिटी बूस्टर्स देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इम्यूनिटी बूस्टर्स में हम सिंगल ड्रग के ऊपर हम बात करें तो अश्वगंधा, शिलाजीत, गुडुची या गिलोय, आमलकी और शतावरी, ये जो 5 दवाइयां हैं ये इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, इसीलिए रूमेटिक आर्थराइटिस में ये बहुत अच्छा काम करती है। हम पूरा सिम्टम्स के ऊपर काम करेंगे ना, कि जहाँ स्वेलिंग है, जहाँ पेन है, जहाँ इम्यूनिटी ऑटो इम्यून डिजीज हुई है, वहां पर हम उसे किस तरीके से ट्रीट करें। ठीक है, नेक्स्ट, अब है दीपन पाचन, क्योंकि हमने क्या देखा कि डाइजेशन आपका डिस्टर्ब हुआ है। डाइजेशन डिस्टर्ब हुआ है तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है या जो हमारे पेट में जाठराग्नि होती है ना, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो कि खाने को डाइजेस्ट करते हैं, उनके सिक्रेशन को, उनकी मात्रा को शरीर में बढ़ाने के लिए हमें दीपन पाचन औषधियों की बहुत डिफरेंट चीज लगती है कि हम एक तरफ जॉइंट पेन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम दीपन पाचन औषधियों की बात कर रहे हैं। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में दीपन पाचन औषधियां बहुत जरूरी हैं देना। तो उसके लिए बेस्ट क्या रहता है, अदरक है, चित्रक है, पिपली है, इसके अलावा आपका हींग होता है, अमल की है, हरित की है, ये सारी की सारी दीपन पाचन औषधियां रहती हैं। नेक्स्ट, अब है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी, स्वेलिंग भी है और दर्द भी है, इन चीजों को कम करने के लिए हमें कौन सी मेडिसिन सबसे अच्छा काम करती हैं। एनाल्जेसिक के लिए हम क्या बोलते हैं, अगर ज्यादा दर्द हो, एलोपैथी में क्या दे दिया जाता है, पीसीएम दे दिया, या फिर डाइक्लोफेन दे देते हैं। डाइक्लोफेन के जब हम साइड इफेक्ट देखते हैं आज के टाइम में, इतना सारा जो है आगे फर्दर स्टडीज हुई हैं जो बताती हैं कि आप जितना ज्यादा पेन किलर्स लेते हैं वो आपके किडनी को डैमेज करते हैं। लेकिन जब हम आयुर्वेद का एनाल्जेसिक, आप देखिए कोई आपसे बोलता है कि आपके यहाँ पेन किलर नहीं है, तो आप उसको बोलिए कि नहीं, हमारे यहाँ पेन किलर बहुत सारे हैं, आपको यहाँ सामने जितने नाम लिखे हुए हैं उसमें से आप किसी भी एक दवाई को उठा के दीजिए, आपकी स्वेलिंग भी कम करेगी और आपका दर्द भी कम करेगी। तो हमें लोगों को आयुर्वेद को अच्छी तरीके से समझाना है। ये मीटिंग्स होने का रीजन यही है कि आप जाने, आप लोगों से आर्ग्यूमेंट कर पाए कि नहीं, पेन ज्यादा है, आप ये वाली दवाइयां लीजिए। ठीक है, तो इसमें मेनली है शलक्की, रासना, निर्गुंडी, हरिद्रा, गुगलू और दशमूल, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हैं और एनाल्जेसिक भी होती है। नेक्स्ट, अब देखिए कि कार्टिलेज का डैमेज हुआ है या फिर बोन का अगर डैमेज हो रहा है तो उसको हमें
वापस से बनाने के लिए हम क्या चीजें दे सकते हैं? अस्थि श्रृंखला है, मंडूकर्णी है, आमलकी है, मुक्ताशुक्ति है, इसके अलावा प्रवाल पिष्टी है। जैसे हमारा जो कैल्शियम एंड विटामिन D3 वाला कैप्सूल है, उसमें यही सब चीजें, इसमें से मुक्ताशुक्ति, प्रवाल वगैरह जो है नेचुरल कैल्शियम है, वो डले हुए हैं, जो कि कार्टिलेज के डैमेज को भी रोकते हैं और बोन के डैमेज को भी, जो बोन का डैमेज ऑस्टियोआर्थराइटिस में हो चुका होता है, उसको प्रिवेंट करने का काम करते हैं, रोकने का काम करते हैं। नेक्स्ट, अब यूरिक एसिड का हमने देख लिया कि हमें डाइट तो कंट्रोल करानी ही है। अब हमें देखना है कि जो प्रोडक्शन है बॉडी के अंदर, है ना, जो यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को कैसे हम कम कर सकते हैं। तो कम करने के लिए हमें गुडुचि, मुलेठी, हरिद्रा, अमलकी या भूमि अमलकी, ये वाली दवाइयां होती हैं कि जो बॉडी में यूरिक एसिड को बनने ही नहीं देंगी। इसमें से आप कोई भी मेडिसिन जो है वो काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट, अब है कि यूरिक एसिड, यहाँ पीछे तो हमने देखा कि यूरिक एसिड जो है उसको बनने नहीं देना है, लेकिन अगर बॉडी में पहले से ही यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, हमें पता है कि गाउट का पेशेंट है ना, उसे यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो उस यूरिक एसिड को कम करने के लिए, उसको शरीर में से बाहर निकालने के लिए हमें कौन सी दवाई देनी है? तो आपके सामने लिखा हुआ है पुनर्नवा, हरितकी, कुटकी, एरंड, तृण, पंचमूल, ये सारी दवाइयों के द्वारा हम जो है यूरिक एसिड को बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, ये आप देखिए, ये हॉस्पिटल में हम लोग करते हैं, कुछ थेरेपीज भी होती हैं जिसके द्वारा कि पेन जो है वो सबसाइड हो जाता है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं, आप देखिए मैंने पिछले कई स्लाइड्स में जिन जिन मेडिसिन का आपको नाम बताया था, आपको यहाँ पे कंपेयर करना है कि कितने नाम मैंने बताए थे और कौन कौन से नाम हमको यहाँ मिले हैं। तो फर्स्ट जो हम पेन के लिए मेडिसिन देते हैं, पिरांत सिरप देते हैं और पिरांत कैप्सूल देते हैं। आप इसके जब इंग्रेडिएंट्स देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या डला हुआ है, तो फर्स्ट इसमें डला हुआ है शल्लकी। क्या ना, कहाँ देखा था हमने शल्लकी? एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी मतलब एनाल्जेसिक है वो, और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। निर्गुंडी भी वही था, हरिद्रा है, रासना है, हमने पढ़ा अदरक, है ना, कहाँ पढ़ा था? दीपन पाचन के लिए पढ़ा था। तो हमने यहाँ अदरक भी डाला हुआ है, गार्लिक डाला हुआ है और बेटर लीफ जो है जूस डाला हुआ है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, ये आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस पे भी काम करता है, और इसमें जिंजर गार्लिक डला हुआ है, इसलिए ये रूमेटॉइड जो आर्थराइटिस है उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा यूजफुल मेडिसिन है। नेक्स्ट, अश्वगंधा टैबलेट ने क्या किया था? ओजोवर्धक थी, है ना, इम्यून जो डिसऑर्डर हुए थे, तो ओज का जो है वृद्धि करने के लिए हमें जॉइंट्स पेन के पेशेंट को अश्वगंधा टैबलेट भी देना चाहिए। नेक्स्ट, कैल्शियम एंड विटामिन D3 सॉफ्ट जेल कैप्सूल, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस हो, चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जहां कार्टिलेज डैमेज हुआ है, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, है ना, जिसको हम गठिया बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, तो इन सभी के अंदर हमको जहां बोन्स की हड्डियां जो है हमारी डैमेज होने लग गई हैं, उन्हें रोकने के लिए आपको कैल्शियम विटामिन D3 कैप्सूल देने हैं। आपको पेशेंट को ही नहीं देने हैं, खुद भी एक कैप्सूल डेली का जरूर खाना है। नेक्स्ट, विटामिन B12 कैप्सूल। विटामिन B12 जो क्या करता है कि मसल रिलैक्सेंट का भी काम करता है, साथ में जितना नर्वस पेन होता है ना, बैकबोन वाला जो हमारा पेन होता है, या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से जो पेन होता है, उसको विटामिन B12 देके हम पेन को, फीलिंग्स जो होती हैं उसको कम कर सकते हैं। साथ ही थकान है, देखिए यहाँ नीचे लॉस ऑफ एपेटाइट भी लिखा हुआ है। हमने पीछे देखा था ना कि भूख कम लगती है, कहाँ पे पढ़ा था? रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, क्योंकि वहां डाइजेशन पूरा डिस्टर्ब हुआ है। तो ये B12 जो कैप्सूल है, ये आपके डाइजेशन को भी जो है वो ठीक करता है, इसीलिए हमें B12 कैप्सूल देना है। नेक्स्ट है आमल की, विविधकी एंड हरित की टैबलेट। आमल की दीपन पाचन में भी पढ़ी थी हमने, आमल की ओजोवर्धक भी थी, हरित की क्या करती है कि लैक्सेटिव का काम करती है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको शरीर में से बाहर निकालने का काम करती है। अगर कोई आपसे अलग से पूछेगा, जैसे इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिलकर त्रिफला बन रहा है, तो पेशेंट आपसे पूछ सकता है ना कि भाई मेरे को तो दर्द है जॉइंट्स में, और आप मुझे त्रिफला टैबलेट क्यों प्रिस्क्राइब कर रहे हो, आमल की, विविध की, हरित की टैबलेट आप मुझे क्यों दे रहे हो? तो आप उसको रीजन बताएंगे, है ना, कि ये रीजन है कि आमल की जो है तुम्हारा
अंदर से इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है और हरित की जो है अनडाइजेस्टेड फूड को जो है वो बाहर निकाल रहा है और इस तरीके से आपका जो है जॉइंट्स पेन में भी ये काम करता है। नेक्स्ट, आंवला जिंजर जूस है, वही सेम इंग्रेडिएंट्स के साथ में आ गया कि आंवला भी है इसमें, जिंजर भी है, ठीक है ना। जिंजर शुंठी जो हमें बोला है, अदरक बोला है, तो ये दोनों चीजें मिलके भी ये क्या होता है कि जो टॉक्सिन्स होते हैं बॉडी के उनको बाहर निकालता है, क्योंकि टॉक्सिन्स ही वो चीज होती है जो कि जॉइंट वाला जो कैप्सूल होता है इसके अंदर स्वेलिंग हुई है, तो वहां पे जाके जो चीजें इकट्ठा हो रही है वो क्या है, बॉडी के टॉक्सिन्स है। तो आंवला जिंजर जूस जो है वो बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है। नेक्स्ट, एलोवेरा जूस। अगर एलोवेरा रेगुलर में हमारी खाने की आदत रहे, चाहे हम कच्चा एलोवेरा खाएं या हम इस तरीके से प्रोसेस्ड एलोवेरा अगर हम रेगुलर में यूज करते हैं तो जॉइंट्स पेन ठीक होता है। एलोवेरा जो है वो इन्फ्लेमेशन को दूर करता है। यहाँ आप देखिए 3rd नंबर पे लिखा हुआ है रिड्यूस इन्फ्लेमेशन है, आर्थराइटिस को ठीक कर रहा है, डायबिटीज को ठीक कर रहा है, क्योंकि डायबिटीज भी एक रीजन था जॉइंट्स पेन होने का, और लीवर डिसऑर्डर्स को भी ठीक कर रहा है क्योंकि दीपन पाचन का भी काम कर रहा है। मैंने कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो थोड़ा हॉस्पिटल में आते हैं और जॉइंट्स पेन थे जिन्हें की रिप्लेसमेंट के लिए बोला हुआ था कि आपको नी रिप्लेस कराना पड़ेगा, तो मैंने उन्हें मेडिसिन के साथ यही बोला था कि आप एलोवेरा का एक टुकड़ा, 1 इंच का टुकड़ा रेगुलर में खाना शुरू कीजिए। एंड पेशेंट ने आके मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दिए हैं कि अब हम सीढ़ियां ऊपर नीचे नहीं कर चढ़ पाते थे, कि अब हम सीढ़ियां भी ऊपर नीचे बिना दर्द के चढ़ लेते हैं। एलोवेरा जूस का बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए कि एलोवेरा जूस देना ही देना है जॉइंट्स पेन के पेशेंट को। नेक्स्ट, पेन रिलीफ ऑयल है। पेन रिलीफ ऑयल कहाँ काम आएगा आपको, कि हमने देखा था ऑस्टियोआर्थराइटिस में जिसको हम ग्रीस बोल रहे थे कि ग्रीस खत्म हो गया है, साइनोवियल जो फ्लूइड है उस कैप्सूल के अंदर वो खत्म हो गया है, कड़कड़ कड़कड़ की आवाज आ रही है, लुब्रिकेशन नहीं है, कुशन नहीं है वहां बीच में, तो जब हम पेन रिलीफ ऑयल की मसाज करते हैं, ठीक है, ये मसाज हल्के हाथ से करनी है क्योंकि अंदर ऑलरेडी डैमेज है। आप अगर रगड़ के मसाज करेंगे तो जो बोन का डैमेज धीरे धीरे या कार्टिलेज का डैमेज धीरे धीरे हो रहा था वो डैमेज एकदम से हो जाएगा। तो स्पेशली पेशेंट को जब भी आप पेन रिलीफ ऑयल देते हैं उसे बोलिए कि हल्के हाथ से जो है वो मसाज करनी है इससे, और मसाज करने के बाद आप उसको गर्म पानी की थैली से, गर्म कपड़े से, किसी भी चीज से सेक करने के लिए बोलिए, क्योंकि जब हम सेक करते हैं तो जो हेयर फॉलिकल होते हैं, रोम कूप होते हैं, जो हमारे स्किन पे होते हैं वो खुल जाते हैं, और जब रोम कूप खुल जाते हैं तो वहां से ऑयल जो है वो इजीली बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ ऑयल लगाने के लिए नहीं देना है, को बोलना है कि सिकाई भी जरूर करनी है। नेक्स्ट, यहाँ पे हमने इकट्ठा लिख दिया है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आपको क्या क्या देना है। कैप्सूल पिडांत 1-1 सुबह शाम देना है, सिरप पिडांत 15-15 ml पानी मिला के। सीवियरिटी ज्यादा है तो आप इसको 20 ml 30 ml भी कर सकते हैं। कैल्शियम एंड विटामिन D3 का कैप्सूल है, 1-1 देना है, लेकिन जो ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट हैं जिन्हें दर्द ज्यादा है वहां आप 1-1 कैप्सूल सुबह शाम करा सकते हैं। पिडांत ऑयल है, देखिए जेंटल मसाज लिखा हुआ है, हल्के हाथ से मसाज करना है, स्वेदन करना है, सिकाई करनी है। ठीक है, साथ में B12 का कैप्सूल देना है। अगर पेशेंट ओबेस है, उसको वजन उसका ज्यादा है, तो आपको स्लिम एंड फिट जूस भी देना है, 20-20 ml देना है। अगर पेशेंट वीक है ना, जहां हमने देखा था कि रिपीटेड स्ट्रेस की वजह से उसको जॉइंट पेन हुआ था, तो हम उसे न्यूट्री सपोर्ट ड्रिंक मिक्स भी दे सकते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा पूरा ट्रीटमेंट है ये पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से अलग अलग ट्रीटमेंट जो है कॉम्बिनेशन बना के देना है हमें। ठीक है, इसमें क्योंकि नए प्रोडक्ट हैं, थोड़ी मैंने पुरानी स्लाइड्स भी यूज की हुई थी, तो इसमें एलोवेरा जूस और आमल की हरित की विविध की टैबलेट नहीं लिखी हुई हैं। नेक्स्ट, गाउट वाला जो पेशेंट है उसको भी सेम रखना है, पिडांत कैप्सूल देना है, पिडांत सिरप देना है, विटामिन B12 देना है, और उसे हम बैलेंस जूस भी दे सकते हैं। बैलेंस जूस में जो एक्सेस टॉक्सिन्स होते हैं उसको निकालने का भी काम करता है। नेक्स्ट, ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपोरोसिस वाले को आपको विटामिन D देना ही पड़ेगा। और अगर फीमेल में 40 साल के ऊपर की फीमेल है, उसको मेनोपॉज हो रखा है, तो हमें उसे साथ में फैमिकब सिरप भी देना चाहिए। नेक्स्ट,
मुझे लगता है कि मैंने बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है आप लोगों को कि हम जब फील्ड में जाएँ तो हम लोगों को ईज़िली उनके जो क्वेरीज़ हैं, उन्हें समझ पाएँ जो वो हमें बताते हैं